लाउड स्पीकर तनाज़े पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। संजय राउत ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है। राउत ने कहा कि कई मंदिरों में आज लाउड स्पीकर पर आरती नहीं बजी। आरती नहीं बजने को संजय राउत ने सियाह दिन से ताबीर किया। वहीं राज ठाकरे का कहना है कि उनकी तहरीक जारी रहेगी। राज ठाकरे ने कहा कि उनका मकसद तशद्दुद और फसादात फैलाना नहीं है, बल्कि सौती आलूदगी को कम करना है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे के अल्टीमेटम के तनाजुर में औरंगाबाद शहर में सख्त बंदोबस्त रखा गया, जिसके नतीजे में शहर के किसी भी इलाके से किसी नाखुशगवार वाकये की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। इस बात की जानकारी पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने दी। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि एमएनएस की धमकी को पुलिस ने संजीदगी से लिया और हालात पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इस सिलसिले में एमएनएस के 50 से ज्यादा कारकुनों को नोटिस जारी की गई है ताकि शहर में शरपसंदी का कोई वाकया न पेश आए। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हालात पूरी तरह नॉर्मल हैं। वाज़ेह है कि एमएनएस के सदर राज ठाकरे ने 4 तारीख से मस्जिदों के रूबरू हनुमान चालीसा करने की धमकी दी थी, लेकिन पुलिस की चौकसी से ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया। में बड़ी तादाद में पुलिस का बंदोबस्त लगाया गया है। सारे जो प्रार्थना स्थल हैं, सारे जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है, वहाँ पर पुलिस का फिक्स पॉइंट है, पुलिस की पेट्रोलिंग है, सीनियर ऑफिसर्स ध्यान दिए हुए हैं। उसी तरह सीसीटीवी द्वारा भी पूरे शहर में जानकारी ली जा रही है और शहर में किसी भी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की या शांति भंग होने की कोई घटना ना हो, इसके लिए पुलिस पूरी तरह से तैयारी में है और उसी तरीके से सभी को सूचनाएं दी गई है। शहर में बिल्कुल नॉर्मल माहौल है, जैसा रोज़ रहता है। लोग अपने अपने काम पर जा रहे हैं और किसी को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस ने पूरी तरह से तैयारी रखी हुई है। तो कितने मनसे कार्यकर्ताओं को नोटिस दी गई या फिर उनको डिटेन किया गया है क्या किसी और औरंगाबाद में मनसे के 50 से ज़्यादा जो मेन कार्यकर्ता हैं उनको प्रिवेंटिव नोटिस दी गई है। अभी तक हमने किसी को भी डिटेन नहीं किया है। औरंगाबाद में इस वक्त सब कुछ हालात नॉर्मल हैं। मुमरो में मसाजिद के बाहर पुलिस की टीमों को तैनात कर दिया गया है। एमएनएस की जानिब से मसाजिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। साथ ही शहर के एंट्री पॉइंट्स पर भी नाकाबंदी और सिक्योरिटी का इजाफी बंदोबस्त किया गया है। ऐसा कुछ भी नहीं मतलब, हमको कोई लड़ाई नहीं मिली, कुछ भी नहीं मतलब। जो चल रहा है अफवाह है, जो खबरें चल रही है सब बिल्कुल अफवाह से भूल जाओ। ये कहना चाहूँगा कि मतलब हुकूमत पर अच्छी तरह से काम कर रही है मतलब भाई, और इंशाल्लाह ऐसा कोई मामला होगा नहीं। अगर हमको कोई गालियाँ आती है तो भाई हम उसका अमल करेंगे। जैसे बंदोबस्त है 3 बजे से बंदोबस्त है। और रात में ईशा के टाइम पे इधर पुलिस आई थी। उस टाइम पे हमको बात ये की कि भाई ऐसा कोई मसला नहीं, तुम्हारा मसला उसका है, वो उसके अंदर बस्ती आई है, उनको हम लोग देख लेंगे। पुलिस ने ये कहा है, क्योंकि वो तुम्हारा कोई मसला नहीं, तुम्हारा काम चालू रखो, तुम्हारे आज़ान टाइम पे हो जाए। और आज़ान का स्पीकर को कम ज़्यादा करने का कोई मसला नहीं। हम लोग उसको क्या करने उधर कैसा करने का अरेंज क्या करने का वो हम लोग बीच में कर लेंगे। तुम्हारी नमाज पढ़ो, तुम्हारी पब्लिक आने दो। गाजियाबाद के मोदी नगर में कॉलेज के कुछ तालिबात ने उस वक्त हंगामा किया जब उनके मसाइल पर प्रिंसिपल ने मुबैना तौर पर बात करने से इनकार कर दिया। प्रिंसिपल बाहिजाब तालिबात को देखकर नाराज हो गई और उनसे दफ्तर से बाहर निकलने को कहा। प्रिंसिपल के दफ्तर के बाहर तालिबात ने उनका इंतजार किया, लेकिन जब वो देर तक बाहर नहीं निकली तो तालिबात ने एहतिजाज किया। आज वो सब लड़कियां थी कि टैबलेट मिल रहे हैं, टैबलेट। तो फिर हम कह रहे कहाँ मिल रहे हैं, कह रहे मैम से बात करने चलते हैं। तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो देखा तो मैम, हमने अंदर कहा कि मैम से बात करनी है। कहने लगी कि हम जैसे हिजाब को देख लिया एकदम, कहने लगी कि तुमने हिजाब पहन रखा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। फिर हमने कहा कि एक काम करो, तुम बाहर आ जाओ, हम अंदर नहीं जा रहे तो तुम बाहर आ जाओ, तुम हमारे जो भी प्रॉब्लम है हमारी सुन लो। कहने लगी नहीं, हिजाब उतार के जब ही अंदर आओ। फिर हम कितनी देर तक बाहर खड़े रहे कि बाहर आ जाए। बात थी कि कुछ लड़कियों की कुछ
मसले थे जो प्रिंसिपल मैम से बात करके ही सॉल्व किए जा सकते थे। हिजाब की वजह से प्रिंसिपल मैम ने हमारी बात सुनने को मना कर दिया, हमें ऑफिस से बाहर निकाल दिया। बस बेटी का फोन आया था, बेटी का हम कॉलेज में गए थे, उन्होंने कहा मुझे विदाउट ड्रेस है, मुझे बाहर कर दिया। फिर और जो ड्रेस वाले बच्चे गए उन्होंने कहा ये हिजाब वाली ना बाहर करो, यही बात हो गई थी बस। फिर बाकी काफी टाइम बाद फिर फोन आया, मैंने क्या हुआ अभी, उनको बस हमने रोड पे जाम लगाया। फिर पुलिस प्रशासन आया, वो लेकर के अंदर गए। फिर पुलिस प्रशासन ने बात की है और 4 दिन बाद जो भी कुछ हो 4 दिन बाद बात होंगी इसकी बस। एक्चुअली आज टैबलेट वितरण हो रहा था जी। हमारे करीब 69 बच्चों को टैबलेट कटने थे, 55 बच्चे ले जा चुके हैं टैबलेट। उसी में छात्राएं जो है, उस समय भी छात्राएं बहुत सारी यूनिफॉर्म में नहीं आई थी, तो हमारे कहने हैं कि यूनिफॉर्म में ही बच्चों को लॉक करेंगे, तो उसी पर बच्चों ने रहा उनका कि वीडियो वायरल हो रहा है। बाहर जाकर वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या वर्जन है, और छात्राएं जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ उनको यूनिफॉर्म में लाना उनका हमारा मेन दायित्व था कि छात्र यूनिफॉर्म में। मध्य प्रदेश हुकूमत के जरिए पत्थरबाजी को रोकने के लिए बनाए गए सरकारी और निजी अमलाक डैमेज कंट्रोल एक्ट की मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने मुखालफत की है। जमीयत उलमा का कहना है कि हुकूमत के जरिए सरकारी और निजी अमलाक के डैमेज कंट्रोल को लेकर जो कानून नाफिज किया है, इसमें सिर्फ पत्थरबाजी को शामिल किया गया है, जबकि इसमें पत्थरबाजी के लिए उकसाने वाले, मजहबी रहनुमाओं के खिलाफ गलत बयानबाजी करने वाले, इबादत गाहों के सामने हथियार लहराने वाले और मजहबी इबादत गाहों के साथ इश्तियाल अंगेजी करने वालों को शामिल नहीं किया गया। जमीयत ने शरपसंद अनासिर पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत से राजधर्म निभाने का मुतालबा किया है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने MP जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून से खास बातचीत की। हुकूमत ने लोक और निजी प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट को लागू कर दिया है, लेकिन इस एक्ट को लेकर हुकूमत जहां खुश नज़र आ रही है, उसका कहना है कि जहां से पत्थर आएंगे वहीं से निकाले जाएंगे। इससे जो है दंगाइयों पर कंट्रोल करने में आसानी होगी। लेकिन मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने इस पर एतराज़ किया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के साथ हाजी हारून साहब मौजूद हैं। हाजी साहब, इस मामले जो एक्ट आया है, सरकार के मानना है इससे जो है शरपसंदों पर रोक लगेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ़िरका वाराना फसादात को रोका जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह का एक्ट लाया जा रहा है वो नाक़िस है, अधूरा मालूम होता है। जमीयत उलमा हिंद एक अरसे दराज से फ़िरका वाराना फसादात को रोकने के लिए कानून लाने की बात करती है। सवाल ये पैदा होता है कि आप ये कह रहे हैं कि पत्थर कोई मारेगा तो उसके मकानात को तोड़ेंगे। इस बात पर भी गौर किया जाना चाहिए कि पत्थर क्यों मारता है। तो एक्ट को पूरे अच्छी स्टडी के साथ, मशवरे के साथ बनाया जाना चाहिए, ताकि जो हेट स्पीच करते हैं, जिससे दंगा भड़कता है, या मस्जिदों के सामने या मंदिर के सामने कोई भी तलवारें लहराता है या गलत बातें करता है, मज़हब किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बातें करता है, या किसी मज़हब के बड़े पेशवा के ख़िलाफ़ कोई बातें करता है, ये सब चीज़ों को जोड़ते हुए जामे एक्ट लाने की ज़रूरत है। सिर्फ आप मकान तोड़ने की बात करेंगे, ये कोई ठीक कदम नहीं होगा, क्योंकि लोग जो है तलवारें लहरा रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं और दूसरे मज़हब के लोगों को नीचा दिखाने के लिए प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ को एक पूरे मुल्क, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये भारत सरकार को एक एक्ट लाना चाहिए, जामे एक्ट लाएं पूरी स्टडी के साथ, और हर सूबाई हुकूमतें उसको अडॉप्ट करें, इसकी ज़रूरत है। जिस तरह से आपने कहा सूबाई हुकूमत इसको अडॉप्ट किया, मध्य प्रदेश हुकूमत ने जो कदम उठाया, उससे पहले जो है उत्तर प्रदेश हुकूमत इस कदम को लागू कर चुकी है। सवाल ये होता है कि चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश हुकूमत तो अपना काम करे, क्या जमीयत इस मामले को लेकर अदालत का रुख करेगी? नहीं, इस मामले में देखिए, हम बहुत अरसे से हमने लाखों लोगों के साथ दस्तखत करा के मेमोरेंडम भी दिए हैं, और उसमें एक चीज़ और है कि फ़िरका वाराना फसादात जब होते हैं तो पहली बात तो उसमें हमारा मुतालबा ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वहाँ का DM और SP जो होता है, उसको भी जिम्मेदार बनाना चाहिए। अगर मुकामे का थानेदार भी एक्टिव हो और वो बाहोश किस्म का हो, तो किसी की हिम्मत नहीं हो सकती कि किसी दूसरे मज़हब के ख़िलाफ़ नारेबाजी हो जाए। तो पहली बात हमारा मुतालबा ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार बनाना चाहिए, और पूरी मुकम्मल स्टडी के साथ अगर ज़रूरत पड़ी तो जमीयत उलमा अदालत के, लेकिन हर बात के लिए अदालत जाना मैं तो मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन आजकल सरकारें जो है ऐसे मामलात कर रही हैं कि हमें कोर्ट जाना पड़ रहा है। दिल्ली के जो मकानात तोड़े जा रहे थे, कोर्ट गए और अदालत ने स्टे दिया। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ये बहुत अफसोसनाक बात है,
हुकूमतों को खुद सेंसिटिव होना चाहिए, राज धर्म जो होता है, राज धर्म जो होता है उसका पालन करना चाहिए और हुकूमत की तरफ से ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि उसका झुकाव किसी एक तबके की तरफ है। मौजूदा हालात में झुकाव जो है ऐसा लगता है कि किसी एक तरफ नज़र आता है। हम देखते हैं कि जंग उलमा का मानना है कि हुकूमत जो कानून लाई है ये कानून जो है नाकिस है और इसको जो है वाइड सतह पर इसकी स्टडी करके तमाम पहलुओं को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि उन पहलुओं को भी शामिल किया जिसमें हेट स्पीच का मामला है या फिर कहीं पे तलवारों को लहराने का मामला है या किसी मजहबी रहनुमा के ख़िलाफ़ जो है नाजेबा कलमात के इस्तेमाल करने का मामला है, उन सबको जब शामिल किया जाएगा और हुकूमत अपना राज धर्म निभाएगी तब इन तमाम चीज़ों पर रोक लगेगी। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड ने अपने सालाना इम्तिहानात बराए सन 2022 का ऐलान कर दिया। मदरसा बोर्ड के सालाना इम्तिहान 14 मई से 23 मई तक मुनक्किद किए जाएंगे। मदरसा बोर्ड ने मुंशी, आलिम कामिल और फाजिल के असनाद के लिए इम्तिहानात का टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। मदरसा बोर्ड ज़राए के मुताबिक इम्तिहानात 2 नशिस्तों में मुनक्किद कराए जाएंगे। पहली नशिस्त सुबह 8 बजे से 11 बजे होगी। पहली नशिस्त में मुंशी और आलिम के इम्तिहान होंगे, जबकि दूसरी नशिस्त में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक मुनक्किद होगी। दूसरी नशिस्त में कामिल और फाजिल के इम्तिहान कराए जाएंगे। मदरसा बोर्ड ने इम्तिहानात का टाइम टेबल अपने वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। हज 2022 के लिए मध्य प्रदेश से कुरानदाजी के जरिए मुंतखब किए गए आज़मीन हज को पहली किस्त जमा करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने सर्कुलर जारी किया है। आज़मीन हज को पहली किस्त जमा करने के लिए 6 मई तक का वक्त दिया गया है। हज कमेटी ने कुरानदाजी में मुंतखब किए गए आज़मीन हज को 6 मई तक पहली किस्त के साथ पासपोर्ट और दीगर दस्तावेजात को हज ऑफिस में जमा करने की हिदायत दी है। मध्य प्रदेश से हज 2022 के लिए 1780 आज़मीन हज का कोटा अलॉट किया गया है। हज कमेटी की गाइडलाइन के हिसाब से जिन हजरात का सिलेक्शन हो गया है हज 2022 के लिए, उनको 6 तारीख तक जो पहली किस्त है उनकी यानी 81,000 रुपये की वो किस्त जमा करना है और उसकी स्लिप माय पासपोर्ट और दीगर डॉक्यूमेंट्स के साथ हज हाउस में लाकर वो जमा कर दें और इसमें देर ना करें, ताख़ीर ना करें। हमने SMS से भी उन हजरात को जिनका सिलेक्शन हज 2022 में हुआ उन तक इत्तला भी करवा दीजिए और उनको बराबर उनसे कांटेक्ट में। तकरीबन हाजी जो हैं हमारे 1780 में से जो है 1764 हाजियों का सिलेक्शन हुआ है जर्नल कैटेगरी में और 16 जो हैं लेडीज़ विदाउट महरम जो हैं उनका सिलेक्शन हज 2022 के लिए हुआ है। अकोला के काजी शहर सैयद नाज़मुद्दीन ने अपने मनसब से सुबुकदोशी अख्तियार करते हुए अब यह जिम्मेदारी अपने भतीजे को सौंप दी है। शहर के मौजूद शख्सियात के साथ मशवरा करते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है। अब अकोला शहर की बड़ी ईदगाह पर उनके भतीजे सैयद फैजानुद्दीन नमाज ईदैन और खुतबे की जिम्मेदारी अदा करेंगे। आज एक जिम्मेदारी मिली है काजी खतीब सैयद नाज़िमुद्दीन साहब जो मेरे बड़े पापा हैं, उन्होंने मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है काजी खतीब की जो आज मुझे मिली है और इंशाअल्लाह मैं इसे बखूबी निभाऊंगा और हमारे पुरखों से चली आ रही है ये परंपरा और इंशाअल्लाह मैं इसे आगे करता रहूंगा। और जो लोग जिन्होंने यहाँ पे मुझे मेरी मदद की है और इस चीज़ में मुझे सपोर्ट किया है, खुतबा और उस काबिल समझा है मुझे कि मैं खुतबा दे सकूं और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। कामिल खान पाकिस्तानी या हिंदुस्तानी, उम्र भर इसी कश्मकश में रहने वाले कामिल खान के खानदान में बरसों बाद ईद के मौके पर खुशी नसीब हुई है। उम्र कैद से ज्यादा सजा काटने के बाद कामिल खान को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डिटेंशन सेंटर से रिहाई हासिल हो रही है। मुल्क की सरहदों की तकसीम का खमियाजा भुगतने वाले इस खानदान की जिंदगी तरक्की से महरूम रही और वालिद की गैर मौजूदगी से बच्चों की जिंदगी मुफलिसी में गुजरी, लेकिन बरसों बाद अपने वालिद से मिलने की उम्मीद में इनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। लेकिन अभी तो आधी खुशी हमारी है क्योंकि अभी तक वो आए ही नहीं है, तो मैं आपको बताऊं क्या। और इसके बाद जब वो आ जाएंगे तब देखा जाएगा। तो उम्मीद तो हमें पहले दिन से ही थी कि हमारे हक में फैसला आएगा, तो अल्लाह ताला ने आज पूरा कर दिया। अब आ जाए तो 12 साल हो गए हमें साथ में उनके और देखे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया। परेशानियां तो होती हैं
हर फैमिली में परेशानियां होती हैं, मगर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बहुत ज़्यादा खुश हैं, जो उन्होंने हमारे हक में फैसला किया है उससे हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। मेरठ में बीएसपी हुकूमत में वजीर रहे याकूब कुरैशी की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मीट फैक्ट्री में गैरकानूनी तरीके से पैकेजिंग मामले में केस दर्ज होने के बाद अब पुलिस को याकूब कुरैशी के घर का कुर्की वारंट कोर्ट से हासिल हो गया है। आज थाना किठोर पुलिस ने सोहराब गेडी इलाके के मोहल्ला सराय बेहलम पहुंचकर याकूब कुरैशी के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। हापुड़ रोड पर वाकई याकूब कुरैशी की फैक्ट्री में गैरकानूनी तौर पर गोश्त की पैकिंग की जा रही थी। इस मामले में याकूब कुरैशी, उनकी अहलिया संजीदा बेगम, बेटे इमरान और फिरोज को भी नामजद किया गया था। इस मामले में 17 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से 10 अफराद को अब तक पुलिस ने जेल भेज दिया है, जबकि याकूब कुरैशी और उनके अहले खाना मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही फरार हैं। पुलिस का कहना है कि सरेंडर न करने की वजह से कुर्की की कार्रवाई अमल में लाई गई है और इनकी तलाश की जा रही है। 82 के आदेश प्राप्त हुए हैं। हाजी याकूब कुरैशी, उनकी वाइफ और दोनों लड़कों के खिलाफ में थाना खरखोदा में मुकदमा प्रयास संख्या 131/22 मुकदमा दर्ज हुआ था। अल फहीम मेटेक्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से जो फैक्ट्री है हापुड़ रोड पे, वो माननीय न्यायालय के आदेश के बावजूद भी गैर तरीके से चलाई जा रही थी। कार्रवाई की गई। कोर्ट के आदेश के बाद भी जो है ये सहयोग नहीं करे इन्वेस्टिगेशन में, तो ऑनरेबल कोर्ट से 82 के आदेश प्राप्त हुए हैं, उसी के तहत कार्रवाई करी जा रही है। ईद की खुशियों में बिरादरान वतन को शामिल करने का इंतहाई प्यार भरा मंजर बेंगलुरु में देखने को मिला। हु इज हुसैन नामी तंजीम ने हिंदू और मुस्लिम तबके के बाद ईसाई खानदानों में ईद के राशन किट से तकसीम किए। डॉक्टर जकरिया अब्बास और उनके साथियों ने शांति नगर के एक चर्च में हाजिरी दी। इसके बाद चर्च के अतराफ रहने वाले 100 गरीब खानदानों में अनाज के किट से तकसीम किए। हु इज हुसैन के नुमाइंदों ने कहा कि मौजूदा दौर में मजहब के नाम पर समाज को बांटने, इंतशार फैलाने की कोशिशें की जा रही हैं। इन हरकतों का जवाब मोहब्बत और खुलूस के जरिए देने की जरूरत है। इमाम हुसैन का मकसद सारे आलम के लिए कुर्बानी और इंसानियत का एक नमूना है। तो हु इज हुसैन 5 कंटिनेंटों में फैली हुई है और रमज़ान में हम लगातार 500 फूड किट्स गरीबों तक पहुंचा रहे हैं और इज्जत से पहुंचा रहे हैं। हम मज़हब और भाषा में डिफरेंस नहीं कर रहे हैं। ये मौका इज द मोमेंट जहाँ पे हम सब मिलके भाई बने, बहन बने। दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ नेगेटिविटी फैल रही है, बट हम यहाँ हैं वो सब हटाने के लिए। हम यहाँ हैं खाना बांटने, और खाना ये चीज़ है जो सबको यूनाइट करती है, सबको एक करती है। इट इज़ समथिंग दैट यूनाइट्स एवरीवन। हम जो ये खाना दे रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड फूड किट ऑफ लव। फूड किट ऑफ लव हम सबको एक करता है एंड हम सब मिल के इसको सेलिब्रेट करते हैं। ये पैंडेमिक की वजह से बहुत लोगों को नुकसान हुआ, माली और ज़ाती भी, तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ये फूड किट्स और हिंदुओं के मोहल्ले में जाकर या क्रिश्चियनों के मोहल्ले में जाकर हम लोग 100 किट्स बांट रहे हैं। ये ऐसे ज़माने में हम लोग बस जहाँ पर 2 अफरातों के बीच में ये चल रही है, उसमें हम लोग मोहब्बत बांटना चाहते हैं और we just want to bring peace to people around to show that we have love in our hearts. This is Shantinagar constituency. In the name of Imam Hussain, this team led by Salman Bhai and Zakir Abbas Bhai, they are coming 5th year, consecutive year, 5th year, they are coming and giving the ration kits in the name of Ramzan festival. They are coming and distributing the ration to everybody. They are coming and giving these ration kits, which is very useful. After the pandemic year, all the people of this country have suffered a lot during the corona. So they are coming this for 5th time, irrespective of caste, creed and religion. They are giving the ration kits. नांदेड़ में ईद उल फित्र के मौके पर ईद मिलन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यह ईद मिलन प्रोग्राम खास तौर से उन पुलिस एहलकारों के लिए किया गया जो ईद के दिन ईदगाह मैदान पर सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं। जमीयत शाह वलीउल्लाह के जिम्मेदारान ने पुलिस एहलकारों का इस्तकबाल किया, इन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। ईद उल फित्र अपने अंदर क्या पैगाम रखती है, इसके बारे में मालूमात दी गई। प्रोग्राम के अख्तिताम पर तमाम शुरका की शीरखुरमे से ज़ियाफत की गई। पुलिस एहलकारों ने भी जमीयत शाह वलीउल्लाह के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया और इन्हें भी ईद की मुबारकबाद पेश की।
गंदे पानी को हयातियाती तौर पर ट्रीट करने के लिए बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किए जाते हैं और ये वडोदरा के माहौलियाती हल की तजदीद का कोविड वर्क है। इसकी बुनियाद बायोटेक्नोलॉजिस्ट विनीता प्रसाद ने रखी है, जो सनतों और पानी के हर कतरे को बचाने की कोशिशों के साथ मिलकर काम कर रही है। ये मुहिम न सिर्फ माहौल को बचा रही है बल्कि इस्तेमाल के लिए साफ और सस्ती बायो एनर्जी भी पैदा कर रही है। देखिए मिशन रिपोर्ट की ये रिपोर्ट। हमको बचानी है ये जिंदगानी। Hi, I am Dr. Vanita Prasad, an environment biotechnologist working on my passion of converting waste to resource for past 30 years. And I believe that nothing is waste, but it is just something at wrong place at wrong time. So we need a right place and a right way to manage these wastes so as to take best out of it. We have developed an innovative and indigenous process of making robust anaerobic granulated sludge for treatment of waste and wastewater to recover energy, nutrient and 100% recovery of processed water. Ravi solutions can be employed in treating waste and wastewater from municipality as well as industry. With our biotechnology approach, we will help provide clean water, sanitation as well as affordable clean energy to communities that wants to become more climate smart. Our solution can be easily employed in treating waste from a number of sectors including municipal waste, sewage and waste from industries such as dairy, distillery, pulp and paper, slaughterhouse, sugar and food processing industries, etc. As water is at the core of sustainable development and is very crucial for social economic development, its treatment and reuse is must.